Hello everyone, I am Vishali Kaushik here and again welcome back to my channel. So the students of class 9th, we had discussed in the previous video actually what is gravitational force and what is gravitational constant. F is equals to g m1 m2 over r square. It is the formula of gravitational force. ठीक है, and what is g? What is g here? G is the gravitational constant. Clear? Now we will discuss more about this, है ना. अब हम ज़्यादा और बहुत कुछ है इसके बारे में जो हमें डिस्कस करना है कि जी क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये कहाँ पर वेरी करता है, कहाँ वेरी नहीं करता है, और डेफिनेशन क्या होगी अगर मैं बात करूँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, और यूनिट क्या होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की. एक्चुअली हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में, लेकिन आपकी कमेंट सेक्शन के बाद में कमेंट सेक्शन मैंने देखा तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम थी जी में, तो हम उसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे जी के बारे में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर वीडियो, लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ जी? एक्चुअली जी क्या है? जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. क्या बोला जाता है इसको? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना. ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा हर प्लेस पर सेम रहती है ना. अगर हम इसको लिखें, आपसे पूछें कि व्हाट इज़ जी हियर, जी इज़ अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और एक बात और आपको बता दें, क्योंकि एफ़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ बोला जाता है. एफ़ को अगर मैं आपसे बात करूं तो इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स इसको बोला जाता है. वैसे इसका जो नाम है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल. ठीक है, तो लेकिन इसको नाम, इसका जो दूसरे नाम से जिससे फेमस है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है. इसका भी रीज़न है. एक्चुअली क्या है इसका रीज़न अभी हम डिस्कस करेंगे. और जी यहाँ पर एक नई टर्म आई थी, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक आया था. एक्चुअली जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो वहाँ पर एक ग्रेविटेशन या कोई भी कांस्टेंट आ जाता है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए इसका नाम ग्रेविटेशनल हमने कांस्टेंट रख दिया. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होने का मतलब भी है, आप इसे पूरा नाम इसका लिख दे तो इसका मतलब भी यही है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि इस लाइन से क्लियर ही है. यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स में इस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? हमेशा इस कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है एट ऑल प्लेसेस. ठीक है, नाउ वी विल एक्चुअली आई एम राइटिंग सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस, so that you can read these points and you can write these points in your notebook also. Okay. हाँ जी स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है. सो देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है एट ऑल प्लेसेस इन दी यूनिवर्स, है ना. यूनिवर्स में सभी जगह इस कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और अगर आपके माइंड में ये है कि ये जी कहाँ से आया है, तो भी आप छोटे क्लास में हैं तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करके हमेशा एक कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट हर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अलग होता है. आप इसको याद रखें अभी कि यहाँ पर जी ही आएगा. ठीक है, सो न्यूटन्स लॉ व्हाट इज़, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. जो न्यूटन का लॉ है ग्रेविटेशन का, कौन सा है? ये न्यूटन का लॉ है, ये जो आपने पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर. द नेम ऑफ दिस लॉ इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. और क्योंकि ये सभी जगह एप्लीकेबल है इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसके कारण है, बिकॉज क्यों कहा जाता है इसको ऐसा? इसको यही नाम क्यों नहीं दिया गया? इसको ये नाम क्यों दे दिया गया? यूनिवर्सल लॉ ही क्यों बोला गया? बिकॉज इट वर्क्स व्हाट? आप क्या समझते हैं? बिकॉज इट वर्क्स फॉर ऑल प्लेसेस, इट वर्क्स फॉर ऑल दी प्लेसेस, ऑल द बॉडीज़, है ना. ऑल द बॉडीज़ इन दी यूनिवर्स. यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ हैं सभी जगह ये फोर्स वर्क करता है. इट वर्क्स फॉर ऑल द बॉडीज़ इन द यूनिवर्स एट ऑल द प्लेसेस. सभी जगह काम करता है. एट ऑल द प्लेसेस इन द यूनिवर्स. ठीक है, इन द यूनिवर्स. ओके, नाउ एट, और द थर्ड पॉइंट इज एट ऑल टाइम. यहाँ पर रहना चाहिए, एट ऑल मत बोलिए, सॉरी, ऑल द टाइम. ठीक है, इट वर्क्स फॉर ऑल द बॉडीज़ इन द यूनिवर्स एट ऑल द प्लेसेस इन द यूनिवर्स एट ऑल द टाइम, और हमेशा वर्क करता है. ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको बोला गया है. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी. अब हम इसको क्लियर करेंगे डेफिनेशन को कि क्या होगी इसकी डेफिनेशन. ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए अब आप यहाँ पर,
हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं F इज़ इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, हम ये फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमें जी की डेफिनेशन बतानी है तो हम जी को एक साइड ले आते हैं। सो जी इज़ इक्वल्स टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा m1 इंटू m2, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंसिडर करिए इफ़, मतलब ये जो m1 m2 है, अगर दो बॉडीज़ ऐसी ली जाएं जिनका मास इक्वल हो, दैट मीन्स, और वो भी कितना हो 1 kg, m1 इज़ इक्वल टू 1 kg, m2 इज़ इक्वल टू 1 kg एंड r इज़ इक्वल टू 1 मीटर, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। फॉर एग्जांपल ये दो ऑब्जेक्ट ले लिए हमने, इनका 1 kg हुआ मास और इनका भी 1 kg हुआ मास, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हुई 1 मीटर। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो किस टाइप से वर्क करेगा, अब आप ये वैल्यूज़ ज़रा पुट करके देखें यहाँ पर। सो जी इज़ इक्वल्स टू एफ इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 1, दैट मीन्स 1 स्क्वायर, m1 इंटू m2 इंटू 1 इंटू 1, दैट मीन्स जी इज़ इक्वल्स टू एफ अपॉन 1, ठीक है। और वी कैन से दैट जी इज़ इक्वल्स टू एफ, वी कैन से दैट ना, हम कह सकते हैं जी इज़ इक्वल्स टू एफ हो गए यहाँ पर, या नहीं हुआ, देखिए इस फॉर्मूले से। मतलब ये कहा जा सकता है अगर आप दो बॉडीज़ इस टाइप से लें कि उनका मास 1 kg हो और वो 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हों, तो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल कहा जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको बताया कि जी एफ़ के इक्वल हो जाएगा। अब हम बात कर रहे थे डेफिनेशन की, तो आप कैसे लिखेंगे इस पॉइंट को, इफ़ टू बॉडीज़ ऑफ यूनिट मासेज मतलब 1 kg 1 kg, इसको यूनिट वर्ड यूज़ करते हैं 1 के लिए जब डेफिनेशन लिखते हैं। आप आज ही सीख लीजिए, आपके आगे क्लासेस के लिए भी फ्रूटफुल रहेगा। इफ़ टू बॉडीज़ ऑफ यूनिट मासेज केप्ट एट अ यूनिट डिस्टेंस, अगर दो ऑब्जेक्ट जिनका मास 1 kg है, आप उन्हें 1 मीटर के डिस्टेंस पर रख रहे हैं एक दूसरे से, जिसको यूनिट डिस्टेंस यहाँ पर बोल दिया गया है, देन अट्रैक्शन फोर्स, हमने आपसे बताया था कि अट्रैक्शन नहीं होता है फोर्स, ये कभी भी रिपल्शन नहीं होता इसमें। तो आप हमेशा क्या लिखेंगे, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू दी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब जब कोई दो बॉडी है जिनका मास 1 kg है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर उन्हें रखा हुआ है, मतलब यूनिट मास की दो बॉडीज़ है, यूनिट डिस्टेंस पर आप उन्हें रख रहे हैं, तो उनके बीच जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल माना जाएगा किसके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, न्यूमेरिकली इक्वल टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स। और जी की वैल्यू, क्योंकि ये एक कन्फर्म वैल्यू है और ये सभी प्लेसेस पर सेम रहती है, तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया वो हमारी आती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे आया, ठीक है। तो अब आप इस पर ज़्यादा सोचिएगा मत, अभी आप इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए, फर्दर क्लासेस में ये आपके पास आ जाता है कि कैसे ये वैल्यू आई है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर कहाँ से आया। अब देखिए, जैसे आपने ये फॉर्मूला बनाया था यहाँ पर, क्योंकि आपको जी की ही डेफिनेशन बतानी थी, जी की ही न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है और जी का ही यूनिट डिस्कस करना है। तो आप यहाँ पर देखिए एफ़ क्या है, एफ़ एक फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, आर क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस में मेज़र कर रहे हैं मीटर में, क्योंकि स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, मास किस में मेज़र कर रहे हैं kg में, तो kg 2 बार लिखा जाएगा क्योंकि m1 m2 है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के लिए हमने क्या लिख दिया पर kg स्क्वायर। हम चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर द definition of constant g and the unit of constant g, now we will discuss important point of gravitational force। एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कहाँ पर ये फोर्स वर्क करता है, किस टाइप से वर्क करता है, ये पॉइंट्स आपको एज अ नोट्स अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं, ठीक है। द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑन दिस अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर बट दे डू नॉट कॉज एनी मोशन बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी स्मॉल। ओके, द वेरियस ऑब्जेक्ट ऑन दिस अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर, दे डू नॉट कॉज एनी मोशन। यहाँ पर क्या बोला गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देखिए ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दैट मीन्स ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जो अट्रैक्शन हो रहा है वो इनके मोशन की वजह नहीं बन पाता। दे डू नॉट कॉज एनी मोशन, वे किसी भी मोशन को प्रोड्यूस नहीं करते बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। ये मैंने एक एग्जाम्पल लेकर के कंसिडर किया है आपके सामने, जिससे आपको कोई इशू ना आए, कोई प्रॉब्लम आप फेस ना करें, ठीक है। नाउ व्हेन बोथ दी बॉडीज़ आर वेरी बिग, अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें कि जो दो बॉडीज़ जिनके बीच में एक्सटर्नल फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं,
लार्ज मास है उनका, देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स एक्सट्रीमली लार्ज। देखिए सन का जो मास होता है वो एटलीस्ट ये होता है 2 × 10⁻30 kg, एटलीस्ट क्या यही हम लोग कंफर्म मानते हैं। एंड मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू दिस एंड मास ऑफ द मून इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर ये बोला गया है अगर आपके ऑब्जेक्ट लार्ज होंगे तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, लार्ज होगा, क्योंकि उनको मतलब मेंटेन करने के लिए ज़्यादा ही फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब सन, अर्थ और मून ये सब इन सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में या प्लैनेट्स के बीच में क्योंकि इनका मास ज़्यादा होता है तो एक्सटर्नली एक्सट्रीमली लार्ज फोर्स लगता है इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के बीच में, है ना, ये जो भी लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं। इट इज़ द ग्रेविटी, और थर्ड पॉइंट इज़ इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है किसके बीच में, सन और अर्थ के बीच में, जो अर्थ को क्या बनाए रखता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अर्थ होती है या नहीं, मोशन करती है या नहीं अर्थ, ठीक है, तो वो किसकी वजह से, बिटवीन द सन एंड द अर्थ विच कीप्स द अर्थ। सन मोशन में नहीं होता, अर्थ मोशन में होती है हमेशा, मतलब सन और अर्थ के बीच में ये जो मोशन हो रहा है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है अराउंड द सन, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है, आपको पता चले ये एक्चुअली वर्क कहाँ करता है। टाइड्स इन ओशन, आपने देखा होगा कि समुद्र में, टाइड्स का नाम आप जानते होंगे, ऊंची ऊंची लहरों का बनना, है ना, टाइड्स ये उठना आपने देखा हो कभी, बहुत समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। टाइड्स इन ओशन आर फॉर्म, जो टाइड्स बनते हैं ओशन में वो कैसे बनते हैं, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी बीच में, मून और वाटर के बीच में, मतलब फॉर एग्जांपल ये मून है और ये ओशन है, यहाँ पर वाटर है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये अट्रैक्ट करता है, इसीलिए जो लहरें होती हैं वो ऊंची ऊंची लहरें यहाँ पर टाइड्स की फॉर्म में बन जाती हैं। एंड द वाटर इन ओशन, किस किस के बीच में बताया गया था, मून और ओशन की, वाटर के बीच में क्या वर्क करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, इसी की वजह से क्या बनते हैं, टाइड्स बनते हैं, जिनके बारे में आपने आई थिंक SST में पढ़ा होगा। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द वाटर इज़ लेस, जब ऐसी कंडीशन आती है कि मून एक कंडीशन में वाटर के बहुत ही नज़दीक लगता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर रिजल्ट ये दिखाई देता है कि क्या बनते हैं, हाई टाइड्स बन जाते हैं उस प्लेस पर। ठीक है, नाउ लास्ट पॉइंट इज़, लास्ट नहीं सॉरी, ये आपका सेकंड या थर्ड लास्ट है। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ, जितने भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं, आपको पता है हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं, ठीक है, तो जितने भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो सब किसकी वजह से घूम रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आप यहाँ पर देखिए लास्ट 2 पॉइंट और रहते हैं। आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड अर्थ, जितने भी आर्टिफिशियल और नेचुरल सैटेलाइट हैं, आर्टिफिशियल क्या, जो हम भेजते हैं ऊपर, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हैं हम लोग, तो वो जो हम लोग भेजते हैं वो आर्टिफिशियल है, कुछ नेचुरल सैटेलाइट भी हैं हमारे, इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, जो कहाँ होता है, रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ, जो कहाँ पर रिवॉल्व करते हैं, अगर अर्थ के चारों ओर जो सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं, कुछ ऐसे सैटेलाइट जो हम भेजते हैं, कुछ ऐसे सैटेलाइट जो नेचुरल हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दी अर्थ एंड दी सैटेलाइट, किस किस के बीच में, अर्थ और सैटेलाइट के बीच में क्या वर्क करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, जिसकी वजह से नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अर्थ के चारों ओर। ठीक है, एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपका एटमॉस्फेयर है अर्थ का, अर्थ पे एटमॉस्फेयर है या नहीं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर है भी कंफर्टेबल भी फील करते हैं, तो एटमॉस्फेयर जो अर्थ का होता है वो भी किसकी वजह से मौजूद है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वी स्टे ऑन अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी ऑफ अर्थ, हम इसे क्या बोलते हैं, हम भी अर्थ पर क्यों रुके हुए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वजह से ही हम यहाँ पर रुके हुए हैं। ठीक है, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सो थैंक यू वेरी मच and do these notes in your notebook. Okay, in the next video we will discuss the Kepler's law.